स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जितिका है और आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बुक समकालीन विश्व राजनीति कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। हम जब भी बेटा किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उससे पहले ये कंपलसरी होता है, आप कह लो ये रूल होता है कि हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानें, क्योंकि हर चीज़ दूसरी चीज़ से कोरिलेट होती है। और स्पेशली जब हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो वो इतिहास से संबंधित या जुड़ी हुई होती है। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें, शीत युद्ध का दौर, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई है। इतिहास का मतलब ये नहीं होता कि आप अकबर या मुग़ल काल में चले जाओ, प्राचीन काल में चले जाओ। इतिहास का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी टॉपिक को अभी पढ़ रहे हो, उससे पहले जो घटनाएं हो चुकी है वो इतिहास कहलाती है। तो इस चैप्टर में ऐसे आप बहुत से नए वर्ड्स देखोगे जो हिस्ट्री से रिलेट है। फॉर एग्जाम्पल मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ये राष्ट्र बने कैसे, इन ग्रुप्स में कौन कौन से देश शामिल थे, वो देश इन ग्रुप्स में शामिल क्यों हुए, ऐसी बहुत से टर्म्स आएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को जब हम शुरू करेंगे तो हमारी टॉपिक्स का जो सीरीज़ होगा हमारे विषयों का जो क्रम होगा वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम जानेंगे युद्ध के बारे में, युद्ध क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम जानेंगे शीत युद्ध के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्यूबा का मिसाइल संकट। उसके बाद हम देखेंगे दो ध्रुवीयता विश्व का आरंभ, इट मीन्स दुनिया कैसे दो गुटों में बढ़ चुकी थी। उसके बाद हम देखेंगे शीत युद्ध के दायरे मतलब होता है लिमिटेशंस, ये युद्ध कितने देशों तक फैला था, कौन कौन से देश इस युद्ध में शामिल थे, किन किन देशों का इसमें योगदान रहा था, किसकी विजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, इत्यादि। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दो ध्रुवीयता को चुनौती और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसके बाद हम देखेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एंड देन लास्ट में हम देखेंगे भारत और शीत युद्ध। इसका मतलब है भारत का शीत युद्ध में क्या योगदान था, भारत ने किस तरीके से शीत युद्ध में सहायता दी थी या नहीं दी थी। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि मैंने बताया, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा युद्ध के बारे में। युद्ध क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। युद्ध बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य युद्ध और एक होता है आंतरिक युद्ध, जिसे हम गृह युद्ध भी कहते हैं। बाह्य युद्ध ये होता है जब कोई एक राष्ट्र अपने किसी फायदे के लिए या अपने किसी भी स्वार्थ के लिए दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करता है और वो दोनों राष्ट्र आपस में उलझ जाते हैं, इसे हम कहते हैं बाह्य युद्ध। और नेक्स्ट होता है दूसरा होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब एक ही राष्ट्र, एक ही देश के कुछ राज्य किसी भी मुद्दे को लेकर आपस में उलझ जाते हैं और ये जो विवाद है ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन हमने एक नए युद्ध के बारे में भी जाना, वो था शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब था क्या, इस वर्ड की उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो 1945 तक आते आते इस दुनिया में दो विश्व युद्ध हो चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1919 तक था और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक रहा था। लेकिन 1945 के बाद ऐसा क्या हुआ जो शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया और ये दौर 1945 से लेके 1990 तक चला था। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम सिंपल तरीके से समझते हैं। इसमें 37 देश शामिल हुए थे टोटल। और इस युद्ध में इसका जो तत्कालीन कारण मतलब बेटा ये होता है कि वैसे देखो 1857 का जैसे हमारे रिवॉल्ट हुआ था, वो रिवॉल्ट हमारा अचानक नहीं हो गया था। उससे पहले बहुत से विषय थे, बहुत से मुद्दे थे जो भारतीयों को युद्ध करने के लिए या विद्रोह करने के लिए उकसा रहे थे। लेकिन जो तत्कालीन कारण था, इमीडिएट रीज़न था, वो था गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग जो कारतूसों में होने लगा था। हालांकि ये सच नहीं था, ये विवाद था, बट ये तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण ये होता है जो इमीडिएट युद्ध को भड़का दे। तो वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तत्कालीन कारण था वो था ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, राजकुमार था फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी जाना। ठीक है, और उसमें कट्टर राष्ट्रवाद भी था मेन कारण। और सेकंड थी जातीय श्रेष्ठता,
उपनिवेशवादी रुख, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। इस युद्ध में जो देश शामिल हुए थे वो दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। एक कह लो आप पावरफुल नेशंस का ग्रुप था जिसे मित्र राष्ट्र कहा जाता है, और दूसरा जो था वो धुरी राष्ट्र का ग्रुप था जो एक तरीके से कमज़ोर राष्ट्रों का ग्रुप माना जाता है। अब मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो थे फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान। इसमें अमेरिका अभी शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका कब शामिल होता है वो हम अभी आगे जानेंगे। और सेकंड था धुरी राष्ट्र का ग्रुप जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया। जब ये युद्ध होता है इसके परिणाम क्या क्या होते हैं और इस युद्ध में अमेरिका कैसे शामिल हो जाता है। तो इस युद्ध के परिणाम ये थे कि शुरुआत के देखो 3.5 वर्षों तक यानी 3.5 साल तक जर्मनी का पलड़ा काफ़ी भारी रहा था। इसमें मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में बताया होगा कि धुरी राष्ट्र का जो ग्रुप था वो कमज़ोर देशों का था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके स्टार्टिंग के कुछ सालों तक जर्मनी का पलड़ा भारी होता है। फिर जर्मनी क्या करता है 1918 में यूएसए अमेरिका के एक जहाज लुसिटानिया नामक जहाज को वो डुबो देता है, और इस वजह से अमेरिका बदला लेने के लिए इस युद्ध में प्रवेश करता है। और कुछ ही दिनों में जर्मनी नवंबर 1918 में समर्पण कर देता है, यानी कि अपनी हार स्वीकार कर लेता है। और इसी तरीके से मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है और देन शुरू होता है 1945 के बाद से 1990 तक शीत युद्ध का दौर। बेसिकली शीत युद्ध वो स्थिति होती है जब दो राष्ट्र एक दूसरे को केवल धमकाते हैं, मतलब बातचीत से युद्ध होता है, और लेकिन हथियारों का किसी भी हथियारों का शारीरिक रूप से या फिजिकली प्रयोग नहीं करते हैं, केवल वो जुबानी लड़ाई होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा का मिसाइल संकट मैं बीच में इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये शीत युद्ध से रिलेट है। अब क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, देखो 1961 में होता क्या है, अप्रैल में सोवियत संघ के नेता को चिंता सताने लगती है कि अमेरिका जो कि साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट मतलब बेटा ये होता है जब कोई राजनेता किसी दूसरे राजनेता को चालबाजी तरीके से या चाल चल के चालाकी से उसको उसके पोजीशन से हटा देता है और खुद उसी गद्दी पे बैठ जाता है, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी बार हुआ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यूबा था क्या, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था जो अटैच था अमेरिका से, मतलब उसकी सीमा जो थी, उसकी जो बाउंड्रीज थी वो अमेरिका से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसको सारी मदद, आर्थिक मदद, सैन्य मदद, राजनीतिक मदद, हर प्रकार की मदद उसको सोवियत संघ कर रहा था। और सोवियत संघ ऐसे ही नहीं उसकी मदद कर रहा था बेटा, सोवियत संघ ये सोच के मदद कर रहा था कि आने वाले टाइम में अमेरिका से अगर मुझे युद्ध करना पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में मैं क्यूबा के ऊपर मिसाइल रख के डायरेक्ट अमेरिका पे छोड़ दूंगा और इस प्रकार मेरे ऊपर नाम भी नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका सोवियत संघ करता क्या है, क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें तैनात कर देता है, मतलब मिसाइलें रख देता है। इस बात की भनक अभी अमेरिकियों को नहीं होती है। इस बात की भनक अमेरिका को कब लगती है, 3 हफ्ते बाद। अच्छा, हमें इसमें नेताओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से नेता। अमेरिका के नेता क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम में थे जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, और सोवियत संघ के थे निकिता ख्रुश्चेव। तो सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात भी कर दी। अब इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अभी तक ऐसा हुआ था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले कंडीशन ये थी कि अमेरिका खुद ही एक खतरा बनके दूसरे देशों पे मंडरा रहा होता था। लेकिन जब सोवियत संघ ने क्यूबा पे मिसाइलें तैनात कर दी तो पहली बार अमेरिका हथियारों से नज़दीकी निशाने में आ गया था। और
इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में अब अमेरिका के लगभग 2 गुने हिस्से पे आक्रमण कर सकता था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि फर्स्ट 2 वर्ल्ड वॉर हमारे हो चुके थे, जिस वजह से काफ़ी जनहानि, काफ़ी धन हानि हुई थी और बहुत से राष्ट्रों की सैन्य शक्तियाँ भी लगी थी, धन काफ़ी क्या कहते हैं, मनी वेस्ट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। अब सवाल ये आता है कि सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ क्यूबा में मिसाइलें तैनात की क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 1945 में, ये तो आपको पता होगा, ये बहुत कॉमन है कि अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिए थे, जिसका असर आप आज भी देखोगे तो जापान में बहुत से बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते तो उनमें कुछ ना कुछ फिजिकल डिफेक्ट होता है, शारीरिक विकृति पाई जाती है। तो अमेरिका ने जापान पे जब परमाणु बम गिराए थे तो जापान, अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जापान मित्र राष्ट्रों के ग्रुप का एक देश था और अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों का ही सदस्य था, लेकिन अमेरिका ने फिर भी जापान के ऊपर परमाणु मिसाइलें गिरा दी। तो सोवियत संघ ने सोचा कि जब अमेरिका अपने ही ग्रुप के देशों के ऊपर, अपने ही ग्रुप के किसी एक देश के ऊपर परमाणु मिसाइल गिरा सकता है और वो आज के समय में इतना ताकतवर हो गया है, तो क्या गारंटी है कि वो मेरे ऊपर भविष्य में नहीं गिराएगा। तो सोवियत संघ ने सेफ्टी के पर्पस से, होता नहीं है कि जब हमें किसी से डर होता तो हम बंदूक रखना शुरू कर देते हैं लाइसेंस लेके कि हमें शक है फलाना बंदा हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे या हम पे हमला ना कर दे, तो हम रखते तो सेफ्टी पर्पस के लिए, लेकिन कई बार हम में से बहुत लोग उसका गलत इस्तेमाल कर देते हैं। तो सोवियत संघ का इरादा गलत नहीं था। सोवियत संघ ने अपने क्यूबा में जो मिसाइलें रखी थी वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखी थी कि भविष्य में अगर अमेरिका आक्रमण करता है मुझ पे तो मैं भी उसको जवाबी कार्यवाही में परमाणु मिसाइलों का मैं भी प्रयोग कर सकूं, बस ये था। लेकिन जॉन एफ कैनेडी को ये बात समझ में नहीं आई और उनको लगा कि ऐसा अगर मैं कुछ भी करूं तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जहाज़ों को सोवियत संघ की तरफ भेज के केवल आदेश दिया कि आप अपने जहाज़ों को पीछे कर लो, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हो या आपकी सेना कोई भी कदम उठाती है तो हमारी भी सेना कोई भी कदम उठाने से, कोई भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी और ऐसी कंडीशन में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। और अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो जितना नुकसान हमारा होगा उतना नुकसान भैया आपका भी होगा। इससे अच्छा है आपसी समझौता हम करते हैं और हम दोनों अपने अपने जहाज को पीछे कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं सोवियत संघ को भी ये बात ठीक लगी कि क्यों बिना बात में हम हथियारों का इस्तेमाल करें या क्यों बिना बात के हम मसले खड़े करें, इसलिए सोवियत संघ ने भी जहाज को पीछे कर लिया। और ऐसे होते होते क्यूबा के ऊपर जो परमाणु मिसाइल का संकट आया था वो केवल धमकियों से ही टल गया। इसमें किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई नहीं हुई और इसीलिए इसे क्यूबा के मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में बात की युद्ध के बारे में, युद्ध के प्रकार के बारे में, शीत युद्ध क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट इत्यादि। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2 ध्रुवीयता विश्व का आरंभ, गुट निरपेक्ष आंदोलन और भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या योगदान था। तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।